हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। हम लास्ट बहुत कुछ दिनों से हम थिंकिंग के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है हम स्टेप्स इन थिंकिंग एंड उसके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वुड्सवर्थ ने अपनी तरीके से स्टेप्स ऑफ थिंकिंग बताए हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जब हम सोचते हैं तो इसमें भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे कि उनका कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ दी ओरिएंटेशन टुवर्ड गोल। मतलब हमारे पास एक गोल होना चाहिए, एक निर्धारित गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए जिसके टुवर्ड हम सोचेंगे। जब एक गोल निर्धारित हो जाता है तब उनका कहना है कि वी हैव टू रियलाइज़ दैट गोल। मतलब सिर्फ गोल बना लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसकी इंट्रिंसिक रियलाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है। और जब ये रियलाइज़ हो जाता है देन वी रिकॉल ऑल द प्रीवियस ऑब्जर्व्ड फैक्ट। जब कोई गोल निर्धारित हो जाता है कि हमें ये पाना है या ये करना है, उसकी इंट्रिंसिक रियलाइजेशन हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम अपनी सारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन, नॉलेज और प्रीवियस सारे फैक्ट्स को रिकॉल करते हैं ताकि हम उस निर्धारित गोल तक पहुंच पाएँ। उसके बाद क्या होता है, फोर्थ स्टेप दैट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ दीज रिकॉल्ड फैक्ट्स इनटू द न्यू पैटर्न। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने लर्न किया होता है, जो भी हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है, उसको हम फिट इन करने की कोशिश करते हैं इन न्यू पैटर्न्स, ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है या जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं उसको हम पा सकें। तो उसको बोलते हैं ग्रुपिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ द इनर स्पीच, मूवमेंट एंड जेस्चर। जब हमें एक दिशा मिल जाती है आफ्टर ग्रुपिंग न्यू पैटर्न्स बनाने के बाद, तब जो है हम अपनी इंटरनल स्पीच और जेस्चर्स, हमारे जो कर्म है उसकी तरफ हम डायरेक्ट कर पाते हैं। तो बेसिकली ये 5 स्टेप्स है जो वुड्सवर्थ ने बताए हैं थिंकिंग के। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर थिंकिंग एक्ट में ये सारे के सारे 5 स्टेप्स हों। कभी कभार जिसको कि आप आइडल थिंकिंग बोलते हैं, कभी कभी उस आइडल थिंकिंग में कोई गोल नहीं होता। कभी कभी डे ड्रीमिंग में सोचते रहते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं ना कुछ क्या बोलते हैं, डीप थिंकिंग में होते हैं, सोचते रहते हैं, बट कोई गोल नहीं होता। तब क्या बोलते हैं उसको हम आइडल थिंकिंग। तो उस आइडल थिंकिंग में ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे स्टेप्स हो। बट जब हम पर्पसिव थिंकिंग की बात करते हैं, मतलब एक थिंकिंग विद अ पर्पस, विद अ गोल, एक निर्धारित गोल की तरफ जब हम थिंकिंग करते हैं उसको बोलते हैं पर्पसिव थिंकिंग। तो इस पर्पसिव थिंकिंग में ये जो फर्स्ट 4 एलिमेंट अभी हमने डिस्कस किए वो होना अनिवार्य हो जाता है, तभी हम जो है किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज़ द गोल ऑफ थिंकिंग। तो गोल ऑफ थिंकिंग क्या है, कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं तो वो हमारा गोल हो जाता है। एंड वो गोल को रियलाइजेशन होने के बाद हम सारी इन्फॉर्मेशन, अपने पास एक्सपीरियंसेस को रीपैटर्न करते हैं, न्यू पैटर्न बनाते हैं, ताकि हमारी जो न्यू प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर पाएँ। एंड वी ग्रुप दैम इनटू अ न्यू पैटर्न टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो इसमें क्या होता है, जब हम सोल्यूशन कर रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम का, इट इन्वॉल्व्स आवर मेमोरी एंड इमेजिनेशन एज वेल। ना मेमोरी क्या है, मेमोरी हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है, एंड इमेजिनेशन मतलब खुद की क्रिएटिविटी, खुद की इमेजिनेशन की जो हमारा गोल है, जो प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जब हम कोई भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो हम बहुत सारा पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, बट एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस नहीं आते। एंट्रेंस में अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी नॉलेज हमने पढ़ी होती है उसको यूज़ करके, रिकॉल करके, रीग्रुप करके, न्यू पैटर्न करके हम आंसर देते हैं। नाउ पर्पसिव थिंकिंग क्यों करते हैं, क्या गोल होता है इसके? बेसिकली 2 गोल होता है कि एक डिस्कवरी और इन्वेंशन। कि बेसिकली थिंकिंग हैज़ 2 मेन गोल्स, वन इज़ द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू ट्रूथ एंड इन्वेंशन ऑफ ए न्यू डिवाइस। हम कुछ नया सच जानना चाहते हैं या फिर कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, कुछ नया बनवाना चाहते हैं। सो पर्पसिव थिंकिंग इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड अ गोल। व्हेन हमारी जो सोच है उसका जो पूरा का पूरा ओरिएंटेशन एक गोल की तरफ होता है, उसको हम पर्पसिव थिंकिंग करते हैं। एंड वी डू इट टू सॉल्व आउट एनी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल
प्रॉब्लम, कुछ नया सच, न्यू ट्रुथ जानने के लिए, या फिर कोई रिलेशनशिप जानने के लिए बिटवीन टू डेटास, या कोई भी दो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम रिलेशनशिप जानना चाहते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया कैसे जान पाते हैं, वी ग्रुप दिस द इंफॉर्मेशंस टुगेदर टू फॉर्म द न्यू पैटर्न्स. So what we do, we recall the all relevant facts observed at different times, places, group them into the different patterns and recovery. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमने अलग अलग टाइम पे अचीव करी है, अलग अलग जगहों पे, उन सबको रिग्रुप करते हैं. जैसे कि आप कोई PMT की कोचिंग लेते हैं, आप अपने स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन के पास भी जाते हैं, तो एक ही टॉपिक को आप अलग अलग जगहों पे पढ़ते हो, अलग अलग टीचर्स से पढ़ते हो, और अलग अलग तरीके से जो इन्फॉर्मेशन एनालाइज करके मिलती है, आप उसको सबको रिकॉल करते हो, पढ़ते हो, ताकि आप अपने एंट्रेंसेस बेटर दे पाओ. सो इसमें अपनी मेमोरी और एनालिसिस, जैसे मैंने बताया, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. क्यों? क्योंकि इट इन्वॉल्व एनालिसिस एंड सिंथेसिस, जिसकी वजह से हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझ पाते हैं. एंड वी फॉर्म अ न्यू पैटर्न टू सूट द ओकेजन. मतलब इतना जगह जगहों से पढ़ के हम इतनी इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स की इन्फॉर्मेशन गेन करके हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सक्षम हो जाते हैं. नेक्स्ट, थिंकिंग में और क्या होता है? थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है आपकी हाइंडसाइट एंड फोरसाइट इन थिंकिंग. नाउ हाइंडसाइट का क्या मतलब है? वुडवर्थ कहते हैं कि थिंकिंग इन्वॉल्व्स बोथ हाइंडसाइट एंड फोरसाइटनेस. नाउ हाइंडसाइट मतलब हम सारा पास्ट का इंफॉर्मेशन रिकॉल करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एंड फोरसाइटेडनेस मतलब फ्यूचर, मतलब हम जो भी हम सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं अपने पास एक्सपीरियंस की नॉलेज के बेसिस पे, तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस, इम्प्लीकेशंस, कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, क्या कंक्लूजन होंगे, वो भी सोचते हैं. तो वुडवर्थ सेज द थिंकिंग हैज़ बोथ हाइंडसाइट and foresight components as well. So in reasoning, the relevant data observed or recalled are combined, examined to see what new conclusion can be drawn from the combined data. मतलब जो भी डेटा है हम उनको रीज़न आउट करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ कंबाइन करके एग्जामिन करते हैं ताकि हम कंक्लूजन पे निकल पाएँ. एंड जिसकी वजह से हम जो है फोर साइटेडनेस मतलब फ्यूचर का सोच पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द थिंकिंग. सो जब हम थिंकिंग की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑल्सो. ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र इज़ बेसिकली अ प्रिंसिपल और अ रूल और अ मैक्सिम विच इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस और लर्न फ्रॉम अ वाइसर पीपल विच कैन बी अप्लाई टू द न्यू प्रॉब्लम. उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र का मतलब है कि कोई भी ऐसा रूल है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमने हमसे समझदार लोगों से सीखी है या वाइज लोगों से सीखी है, जैसे कि अपनी ग्रैंड मदर से सीखी है, एंड उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम. जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने अपनी नानी माँ का नुस्खा अपनाया है ना. यूजुअली वो रोज़ नहीं सोचा जाता है, बट उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो जो नॉलेज है वो मिली थी नानी माँ से, तो वो हो गया ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, जो है ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रिंसिपल या रूल ऑफ मैक्सिम. तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र. तो फ्रेंड्स, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एब्स्ट्रैक्शन. ना एब्स्ट्रैक्शन का मतलब मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पे फिर से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जब हम सोचना सीखते हैं तो पहले हम सीखते हैं कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स को एंड देन वी गो टू द एब्स्ट्रैक्ट. ना यहाँ पे कॉन्क्रीट का कहने का मतलब क्या है? कॉन्क्रीट डिटेल्स मतलब जो कि सेंस परसेप्शन को स्टिमुलेट करती है. जैसे कि आप कुछ डायरेक्टली देखते हो, आप काऊ देखते हो तो आप उसको काऊ ही समझते हो, वो सबके लिए काऊ ही है. अगर आप कुछ रेनबो देखते हो तो सबके लिए वो रेनबो ही है. दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट, है ना. बट जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इट. मतलब किसी और जो चीज़ हमें दिख रही है उसके पीछे का मीनिंग भी समझना. जैसे कि कोई पेंटिंग है, जो पेंटिंग है जब हम देखते हैं तो उसके सिर्फ कलर्स और स्ट्रोक्स वगैरह नहीं देखते, हम उसके मीनिंग को भी समझना की कोशिश करते हैं कि पेंटर उसमें कहना क्या चाहता है. जैसे कि और एग्जाम्पल प्रोवर्ब्स है, ईडियम्स हैं, मुहावरे हैं, ये सब क्या होते हैं? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. तो वुड्सवर्थ का कहना है कि हम पहले कॉन्क्रीट थिंकिंग करते हैं, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग
समझ पाते हैं। विच गिव्स द राइजेस टू द लेवल ऑफ द इमेजिनेटिव थिंकिंग विच इज़ कैरीड आउट थ्रू द मीडियम और कॉन्क्रीट और वर्बल इमेजेस। उन्होंने एक और बोला कि हम इमेजिनेटिव थिंकिंग भी करते हैं, जो कि हम कॉन्क्रीट और क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, वो दोनों में ही कर सकते हैं। कैसे करते हैं, उसका मीडियम क्या है, वर्बल इमेजेस। मतलब हम जब सोचते हैं हम इमेजेस में भी सोचते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो जब जो सोच रहे होते हैं तो इमेजेस फॉर्म हो रही होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी इमेज थिंकिंग बन रही होती हैं। पर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो इट गिव राइजेस टू दी इमेजलेस थिंकिंग। मतलब अपने ही क्रिएटिविटी से सोच रहे होते हैं, इमेजेस इतनी नहीं बन रही होती हैं। Now, sensory images, verbal images, and the abstract or schematic images generally accompany the process of thinking. जब हम सोचते हैं तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। हमारे पास सेंसरी इमेजेस भी होती हैं, वर्बल इमेजेस भी होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट और स्कीमेटिक इमेजेस भी होते हैं। एंड अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस पे हम अलग अलग इमेजेस यूज़ करते हैं। नाउ ये ज़रूरी नहीं है कि हर थिंकिंग में ये सारी की सारी इमेजेस हों। हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग पढ़ेंगे, तब ये मैं और क्लियर कर दूँगी कि अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस में हम अलग अलग इमेजेस यूज़ करते हैं। सो ओवरऑल क्या होता है कि जब सेंसरी जैसे कि सेंसरी इमेजिनेशन होती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर थिंकिंग, बट अलग अलग टाइप्स की थिंकिंग, जैसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, रीजनिंग थिंकिंग होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अलग अलग टाइप की इमेजेस बनती हैं। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द स्टेप्स इन द थिंकिंग एंड इसका नेचर कि क्या होता है। आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फीडबैक देने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।